तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट रूल 2026, इसका मतलब ये कि सिटीजनशिप एक ऐसा एरिया है जिसमें से प्रीलिम के क्वेश्चन भी बहुत कंपैरेटिवली कम आते हैं। हो सकता है कि अब क्योंकि डिस्प्यूट है तो प्रीलिम के अंदर क्वेश्चन हो या मेंस के लिए इसके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एक बार इसको देख जाना। यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वालों को नॉर्मली सिटीजनशिप का चैप्टर थोड़ा सा बोर लगता है, उसके पहले वाला भी इंटरेस्टिंग होता है, उसके बाद वाला भी, बट ये 10 मिनट का काम है। सिटीजनशिप एक बार देख के जाना, क्योंकि क्वेश्चन अगर एक क्वेश्चन से भी हमारा सिलेक्शन रुकता है तो हमें वो बुरा लगता है। वहाँ पर प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो या मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो। देन फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट रूल 2026, stricter oversight for foreign funding NGOs. Why in news? The Ministry of Home Affairs (MHA) has notified the Foreign Contribution Regulation Amendment Rule 2026, introducing stricter disclosure norms, purpose-specific approval, and enhanced compliance for NGOs receiving foreign contribution. What is FCRA? The Foreign Contribution Regulation Act 2010. अब कुल मिला के ये कि इस एक्ट के प्रोविजंस हैं उसको थोड़ी सी नई चीज़ों को मॉडिफाई किया और उसमें कुछ चेंजेस लेके आया। रीज़न उसके पीछे ये कि पिछले कुछ सालों से गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया कि बाहर की कंट्री से बहुत सारी फंडिंग ऐसे एनजीओज़ के थ्रू इंडिया पहुंच रही है जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रही हैं। अब उसमें कई सारे एनजीओज़ थे जो साउथ इंडिया के अंदर, तमिलनाडु के अंदर कोडनकुलम पावर प्रोजेक्ट जब स्टार्ट होने वाला था, इंडिया और रशिया ने मिलकर बनाया, स्टार्ट होने वाला तो उसी टाइम के ऊपर वहाँ पे एजिटेशन अचानक से स्टार्ट हो जाते हैं। क्रिश्चियन एनजीओ था जिसकी फंडिंग शायद इटली से आ रही थी, नहीं अमेरिका से आ रही थी उसकी फंडिंग, तो फंडिंग वहाँ से आ रही थी। तो उन्होंने चेक किया, फिर पता चला कि ये जानबूझ के इस तरह से माहौल ख़राब करने के लिए पैसा वहाँ से आ रहा है। उसी तरह से कई सारी और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, उसमें कई तरह की ऑर्गेनाइजेशन, हम किसी कम्युनिटी के स्पेसिफिक टारगेट नहीं होता, बट हम लोगों ने यहाँ पर जो पंजाब में जो किसान मूवमेंट हुई तब भी हम लोगों ने देखा कि फंड बाहर से आ रहे थे, अलग अलग एजेंसीज के थ्रू, अलग अलग एनजीओज़ के थ्रू पैसा वो पहुँच रहा था। तो गवर्नमेंट नहीं चाहती कि इंटरनल सिक्योरिटी के लिए अगर उसको लगता है कि थ्रेट है तो गवर्नमेंट उसके इसके अंदर उसमें चेंजेस कर सकती है। ठीक, डिस्कस करते हैं इसमें। तो वो गवर्नमेंट ने चेंज किए और नॉर्म्स को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट किया, स्टेट वाइज किया, कौन सी स्टेट में आप रिजाइड कर रहे हैं या कौन सी स्टेट की ऑर्गेनाइजेशन है, वो पैसा उसी स्टेट में खर्च होगा या उससे बाहर किसी स्टेट में जा रहा है, बाहर जा रहा है तो कौन सी स्टेट में जा रहा है और किस पर्पज़ के लिए जा रहा है। पैसा वो रिलीजन के लिए आया तो रिलीजन पर्पज़ क्या है, कहीं कन्वर्जन तो नहीं है, उसमें कौन कौन से आपके जो एलिमेंट्स हैं वो इंक्लूडेड हैं। हेल्थ सेक्टर के लिए आया तो पैसा हेल्थ पे ही खर्च होना चाहिए। ठीक, हो सकता है कम्युनिटी स्पेसिफिक हो, क्रिश्चियंस के लिए हो या सिर्फ मुस्लिम्स के लिए हो, वो जो ऑर्गेनाइजेशन उससे रिलेटेड है, हिंदुओं के लिए हो, सिखों के लिए, वो अलग से हो सकता है ना। उस पर पंजाब स्पेसिफिक हो या वो तमिलनाडु में भी फंडिंग कर सकते हैं। मतलब ये कि फंड भी एक स्टेट से दूसरी स्टेट नहीं जाए और जिस पर्पज़ के लिए पैसा आ रहा है, जिस पर्पज़ के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनी है, उसी पर्पज़ के लिए पैसा खर्च होना चाहिए। ठीक, अब ये कि पैसा तो आ रहा है गरीबों के लिए या फिर हॉस्पिटल की हेल्प के लिए या पेशेंट्स के लिए पैसा आ रहा है या बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसा आ रहा है, उस पैसे से बिल्डिंग्स बनाई जा रही हो इंडिया में, है ना, ये ठीक नहीं होगा। तो उसके लिए गवर्नमेंट के नॉर्म जो हैं थोड़े स्ट्रिक्टर हो सकते हैं। देन उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या, टू इंश्योर दैट फॉरेन फंड्स डू नॉट एडवर्सली अफेक्ट सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक इंटरेस्ट, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। एवोल्यूशन ऑफ द एफसीआरए 1976 में बनता है, ओरिजिनल ऑफ एफसीआरए 2010 के अंदर न्यू एफसीआरए एक्ट आता है, 16, 18, 2000 के अंदर इनमें अमेंडमेंट आते हैं, 2026 में भी इसमें अमेंडमेंट हुआ है। 100th अमेंडमेंट इन 10th अमेंडमेंट टू रूल्स। वैलिडिटी क्या है, रजिस्ट्रेशन वैलिड फॉर 5 ईयर्स। आप जब कोई ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की आप रजिस्टर कराते हैं, आप एनजीओ हैं या कोई इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, तो 5 साल के लिए आपकी वैलिडिटी होगी। रिन्यूअल मैंडेटरी होगा, 5 साल के बाद आपको रिन्यू करना पड़ेगा। मेजर चेंजेस इन द एफसीआरए रूल। पर्पस क्या होगा, स्पेसिफिक अप्रूवल। पर्पस स्पेसिफिक अप्रूवल, एनजीओ मस्ट स्पेसिफाई एग्जैक्ट एक्टिविटी, क्या करते हैं आप। ठीक, आप रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, आप हेल्थ से जुड़ी हैं, आप एजुकेशन से जुड़े हैं या कुछ भी और आप और करते हैं, तो उसके लिए आपको बताना पड़ेगा हम इस स्पेसिफिक पर्पस के लिए हमने एनजीओ बनाया है या जो ग्रुप बनाया है। अप्रूव्ड पर्पस। उसके बाद है स्टेट यूटी वेयर फंड्स विल बी यूटिलाइज, जिसको मैंने डिस्कस किया कि किसी स्पेसिफिक स्टेट में है या उससे बाहर जा रहे हैं, या पैसा आपका वहां जाएगा या किसी स्पेसिफिक स्टेट में ही रहेगा। और किसके लिए आपको जो पर्पस है उसका क्या है, अप्रूव्ड पर्पस। नेक्स्ट, एक्सपेंडेड डेफिनेशन ऑफ की फंक्शनरीज। क्या होगा, द रूल्स नाउ इंक्लूड ट्रस्टी, पार्टनरशिप, कर्ता ऑफ एचयूएफ। एचयूएफ होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF। तो कई बार क्रिटिसिज्म भी होता है कि रिलीजन वाइज इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन कई सारी जगहों पर उसमें HUF भी आता है। इसका मतलब ये कि एक हिंदू फैमिली जो डिवाइड नहीं हुई है, यूनाइट रह रही है, और उसमें फैमिली के सारे मेंबर्स को, जितने भी मेंबर, उसमें फीमेल भी हैं और उसका जो बुजुर्ग है, जो सबसे ऑनर है, जो उसका जो भी आप काम करते हैं उसका ऑनर है, तो किसी फैमिली ने डिक्लेयर कर दिया कि हम HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हैं, तो उसके जितने मेंबर, एडल्ट मेंबर्स हैं, उन सबको उस कंपनी, उस ऑर्गेनाइजेशन के
जो है वो वर्कर्स मान लिया जाएगा, ये एम्प्लॉयज मान लेंगे या फिर ऑनर मान लिया जाएगा, ऑनर ही मानेंगे। तो सब ऑनर हैं, सबको अपनी अपनी सैलरी मिलेगी, उसमें एक जो रिटर्न जाती है वो HUF की अलग से रिटर्न जाती है। कर्ता जो होता है उसका मालिक होता है, या फिर जो उसका ऑनर मेन ऑनर होता है, या फिर वो हेड ऑफ द फैमिली होता है, उसको कर्ता कहते हैं। सो द रूल फॉर नाउ इंक्लूड ट्रस्टी, पार्टनर, कर्ता ऑफ HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, गवर्निंग बॉडी मेंबर्स कौन कौन इसके अंदर होंगे, पर्सन्स एक्सरसाइजिंग मैनेजरियल कंट्रोल, कि कौन कौन किस किस के पर्सन के हाथ में इसका मैनेजर है, मैनेजरियल कंट्रोल किसके हाथ में है, और कहां कहां पर पैसा आ रहा है, कौन कौन खर्चने वाला है, किस पर्पज के लिए पैसा खर्च हो रहा है। देन ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी इन फंड यूटिलाइजेशन, एनहांस ट्रांसपेरेंसी, मैंडेटरी डिस्क्लोजर ऑफ ऑफिशियल वेबसाइट, सोशल मीडिया अकाउंट्स एंड एनुअल पब्लिकेशन। आपको वेबसाइट पे अपना डाटा मेंटेन रखना है, सोशल मीडिया अकाउंट्स को मैनेज करना है, उसके बाद एनुअल पब्लिकेशन होगा कि कितना पैसा आया, कहां खर्च किया, क्या क्या एक्टिविटीज में आपने पैसा खर्च किया। एम क्या है, ग्रेटर पब्लिक ट्रांसपेरेंसी आपको लेके आनी है, इजियर रेगुलेशन ओवरसाइट है, हायर कंप्लायंस कॉस्ट है, सेपरेट रजिस्ट्रेशन फी फॉर ईच अप्रूवल पर्पज, जितने भी आपके पर्पज हैं, पर्पज 1, पर्पज 2, पर्पज 3, आप सेवा भी करना चाहते हैं, आप एजुकेशन में भी हैं, आप हेल्थ में भी हैं, आप हाउसिंग में भी हैं, तो आपको हर पर्पज के लिए आपको अलग से रजिस्टर करना पड़ेगा। देन ईच स्टेट यूटी ऑफ ऑपरेशन, और उसके बाद कौन सी स्टेट और यूटी में आपका ऑपरेशन है, लाइकली इंपैक्ट क्या होगा, हायर कंप्लायंस बर्डन ऑन मल्टी स्टेट एनजीओस, पर्पज वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, कैटेगरी एंड कवर्स, सोशल के अंदर 30 एक्टिविटीज हैं, इकोनॉमिक के अंदर 19, एजुकेशन 22 और कल्चरल एक्टिविटीज में 18 आती हैं, रिलीजियस 16 एक्टिविटीज आती हैं। इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या है, एजुकेशनल एंड कल्चरल एक्टिविटीज मस्ट रिमेन नॉन पॉलिटिकल, आपका पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, पॉलिटिकल मामलों से आपका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, खासतौर के ऊपर एजुकेशनल एंड कल्चरल एक्टिविटीज में। रिलीजियस एक्टिविटीज में इंक्लूड रिलीजियस एजुकेशन, धर्म की एजुकेशन आप दे सकते हैं, इंडिया में आर्टिकल 25 परमिट करता है इसको 25 to 28। मॉरल इंस्टीट्यूशंस हैं, मेडिटेशन के लिए आपको फंड आता है, मेंटेनेंस ऑफ द बरियल क्रीमेशन ग्राउंड, तो ये जो प्रोविजंस हैं किस पर्पस के लिए, जैसे हमने डिस्कस किया कि कई लोग हैं कि ये एनजीओज हैं जो डेड बॉडीज के लिए काम करती हैं, बरियल का काम करते हैं, उनके लिए फंड बाहर से आता है या कहीं से भी आता है। उसके बाद प्रोसेलिटाइजेशन इज एक्सक्लूडेड, मतलब ये है कि आप धर्म किसी का चेंज नहीं करा सकते, कन्वर्जन आप इसमें नहीं करा सकते हैं, कन्वर्जन अलाउड नहीं है, जो भी पैसा रिलीजन के नाम के ऊपर आएगा। देन उसके बाद पेनल्टीज अंडर द न्यू रूल्स, वायलेशन करने पर मल्टी मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, यूज विदाउट अप्रूवल, अनअप्रूव्ड एक्टिविटी, यूज आउटसाइड अप्रूवल स्टेट्स और यूटी, एक्सेस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर एंड स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट, आपने सट्टेबाजी की है, कहीं और पे पैसा लगा रहे हैं, शेयर बाजार में लगा रहे हैं कहीं और, पेनल्टी क्या है 30% होगा जो भी अमाउंट इन्वॉल्व होगा, और 1 लाख रुपए तक फाइन हो सकता है, विच एवरेज हर दोनों में से जो भी ज्यादा होगा। Why has the government amended the rule? Objectives क्या था, improve transparency, prevent misuse of foreign funds, strengthen accountability, enhance national security, ensure purpose-based utilization, concern raise, operational issues, reduce flexibility and higher compliance cost। इसके बढ़ने से जब आप अलग अलग जगहों पर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ेगी, फ्लेक्सिबिलिटी भी थोड़ी सी आगे पीछे होएगी। देन डिले ड्यूरिंग इमरजेंसीज, जब इमरजेंसी पैसा खर्च करना है तो फिर आपको ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव जो हिकअप्स हैं उसको फेस करना पड़ेगा, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन्स हैं। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न्स क्या कहते हैं, पॉसिबली इंपैक्ट आर्टिकल 19(1)(c), फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, डिबेट कंटिन्यूज ऑन द बैलेंसिंग रेगुलेशन विद द सिविल सोसाइटी ऑटोनॉमी। तो आर्टिकल 19(1)(c), फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, उसकी कहीं ना कहीं ये सप्रेस करता है उसको। सिग्निफिकेंस क्या है, ट्रांसपेरेंसी आएगी, अकाउंटेबिलिटी आएगी, नेशनल सिक्योरिटी इनहेंस होएगा, स्ट्रॉन्गर FCRA फ्रेमवर्क एस्टेब्लिश होएगा। देन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से FCRA 2010, फॉरेन कंट्रीब्यूशन, NGO रेगुलेशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी 19(1)(c) एंड सिविल सोसाइटी। प्रीलिम के लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो हमने डिस्कस किया 2010, आप उसको भी देख लेना, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और उसके बाद NGO रेगुलेशन। पेपर 2 यानी कि GS के लिए, पेपर 2 के लिए गवर्नेंस, सिविल सोसाइटी, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, फंडामेंटल राइट उसी के साथ लिंक करके, GS पेपर 2 के साथ इंटरनल सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल रेगुलेशन के साथ आप इसको लिंक करके पढ़ना बेटा। इसको ध्यान रखना, अभी हम पेपर 2 कर रहे हैं, GS का पेपर 2, अब इसको इसके साथ लिंक करके आपको पढ़ना है। जितने फंडामेंटल राइट का सेक्शन हम लोगों ने कंप्लीट किया उसमें से साथ लिंक करके इसको GS पेपर 2 में इंटरनल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल रेगुलेशन के साथ भी आप इसको लिंक करके पढ़ सकते हो।